अकबर बीरबल की कहानियां। अकबर बीरबल के नाम से कितनी ही कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें कितनी सच्ची हैं और कितनी मनगढ़ंत कोई नहीं बता सकता। परंतु एक बात तो सत्य है कि इनसे जो प्रेरणा और शिक्षा मिलती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इनसे बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धि का हमें पता चलता है। इनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। बादशाह का गुस्सा, अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह का गुस्सा, अकबर बीरबल स्टोरी। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयनकक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुईं। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। पैर और चप्पल, अकबर बीरबल की कहानी। पैर और चप्पल, अकबर बीरबल स्टोरी। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था।
दीवान जी, दीन तहीन की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूं? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माबदौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। पहली मुलाकात अकबर बीरबल की कहानी। पहली मुलाकात अकबर बीरबल स्टोरी। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले, घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी, सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ाखड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे, वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं?
अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। पान वाले को चूना, अकबर बीरबल की कहानी। पान वाले को चूना, अकबर बीरबल स्टोरी। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिसे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। पंडित जी अकबर बीरबल की कहानी। पंडित जी अकबर बीरबल स्टोरी। शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूं, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुममें भी योग्यता है, बीरबल ने कहा, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी।
वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है। मोटे आदमी ने कहा, मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे अकबर और बीरबल की मशहूर कहानियां सीख और मनोरंजन के साथ। बीरबल की खोज, सर्च ऑफ बीरबल। एक बार बादशाह अकबर बीरबल की किसी बात पर बहुत क्रोधित हुए। बीरबल को बहुत लज्जा महसूस हुई और वह बिना किसी को बताए शहर से कहीं चला गया।
बाद में अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को उसे खोजने के लिए भेजा, किंतु वह न मिला। अकबर के दिमाग में एक विचार आया। उन्हें विश्वास था कि यह योजना बीरबल को खोज निकालेगी। उन्होंने अपने मंत्रियों से सब राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजने को कहा। निमंत्रण पत्र में लिखा था, जो आदमी आधी धूप और आधी छांव में मेरे पास आएगा, मैं उस व्यक्ति को मुहर मांगा इनाम दूंगा। किसी भी राजा की ओर से जवाब नहीं आया। कोई भी निमंत्रण पत्र का आशय न समझ सका। उन्होंने इसे बड़ा उलझा हुआ पाया। कुछ दिनों बाद दूसरे राज्य से एक व्यक्ति एक पत्र लेकर और एक खाट सिर पर रखकर राजमहल में पहुंचा। पत्र में लिखा था, यह लो बादशाह, यह आदमी आधी धूप और आधी छांव में है और आप इस गरीब आदमी को इनाम दे सकते हो। जब अकबर ने पत्र पढ़वाया तो वह उसी क्षण समझ गए कि यह उत्तर बीरबल ही दे सकता है और वह इस व्यक्ति के पास ठहरा हुआ है। अकबर उस व्यक्ति के घर गया जहां पर बीरबल ठहरा हुआ था। बीरबल बादशाह की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह उनके साथ वापस आ गया। असली मालिक कौन? बीरबल की प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। वह एक न्याय करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। त्रिपुरा के राजा चंद्रवर्मा ने बीरबल के संबंध में बहुत कुछ सुना था। उसकी बीरबल से मिलने की इच्छा हुई। राजा चंद्रवर्मा ने एक व्यापारी का वेश धारण किया और अपने घोड़े पर बैठकर आगरा रवाना हुआ। जैसे ही वह आगरा पहुंचने वाला था, चंद्रवर्मा ने एक कमजोर व्यक्ति को लड़खड़ाकर चलते देखा। यह देखकर राजा को दया आ गई। वह घोड़े से उतरा और उसको बैठने को कहा। राजा आगे बैठा और वह व्यक्ति, जिसका नाम रवि शर्मा था, उसके पीछे। जब वे आगरा पहुंचे तो चंद्रवर्मा ने रवि शर्मा से घोड़े से उतरने को कहा। अब राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब रवि शर्मा ने ये कहा कि घोड़ा तो उसका है और उसने उतरने से मना कर दिया। जब उनकी यह नोकझोंक चल रही थी तभी वहां कुछ व्यक्ति इकट्ठा हो गए। जब वे उनका फैसला न कर सके तो उन्होंने दोनों को बीरबल के पास जाने का सुझाव दिया। चंद्रवर्मा सहर्ष तैयार हो गया, क्योंकि वह बीरबल से मिलना ही चाहता था। जब बीरबल ने दोनों की बात सुन ली तो बीरबल ने कहा, मुझे एक दिन का समय चाहिए और यह घोड़ा मेरे पास छोड़ जाओ। वे बीरबल के घर से चल दिए। बीरबल ने एक नौकर को उनका घोड़ा लेकर उनके पीछे भेजा और यह निर्देश दिया कि घोड़े को स्वतंत्र छोड़ देना और देखना कि घोड़ा दोनों में से किस व्यक्ति के पीछे जाता है। कुछ समय पश्चात नौकर घोड़ा लेकर वापस लौटा और उसने बताया कि घोड़ा चंद्रवर्मा के पीछे गया था। अगले दिन चंद्रवर्मा और रवि शर्मा का बीरबल के घर स्वागत हुआ। उसने नौकर से कहा, घोड़े के असली स्वामी को हमारे अस्तबल से अपना घोड़ा लेने दो। अस्तबल में पहुंचकर रवि शर्मा ठगासा रहा गया, क्योंकि वहां एक रंग और एक कद के सैकड़ों घोड़े थे। जबकि चंद्रवर्मा सीधा अपने घोड़े के पास गया और उसे खोलकर पुचकारने लगा। घोड़े ने मालिक को पहचान लिया और प्रसन्नता से हिनहिनाने लगा। रवि शर्मा बीरबल के पैरों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। राजा चंद्रवर्मा बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसा उसने बीरबल के संबंध में सुना था, उसने उसे ऐसा ही पाया। अभी भी व्यापारी के वेश में ही उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और जैसे ही वह चलने लगा, बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे सम्मानित मेहमान बनेंगे। बीरबल जान चुका था कि वह राजा चंद्रवर्मा है। चंद्रवर्मा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आपने मुझे कैसे पहचाना? बीरबल बोला, जैसे ही हमारे राज्य में कोई अजनबी व्यक्ति प्रवेश करता है तो जासूस हमें समाचार दे देते हैं। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा, यह बताओ कि तुम्हें घोड़े के वास्तविक स्वामी का कैसे पता चला? बीरबल ने राजा को पूरी घटना बता दी और कहा, एक घोड़ा अपने स्वामी के पीछे ही जाएगा और वास्तविक स्वामी ही अपने घोड़े को कहीं भी पहचान सकता है।
राजा चंद्रवर्मा बीरबल की समझबूझ से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने बीरबल की प्रशंसा की और उनको बहुत से उपहार दिए। अकबर बीरबल की कहानी ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों? एक अवसर पर बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी से खुश होकर उन्हें जागीर देने का वायदा कर बैठे। वायदा तो कर लिया पर जागीर देने की बात भूल गए। राजकाज की ऐसी व्यस्तता रही कि काफी समय बीत गया, तब भी बादशाह को अपना वायदा याद न आया। बीरबल प्रतीक्षा में थे कि कोई उचित अवसर हाथ लगे तो बादशाह को उनके वायदे की बात याद दिलाई जाए। ऐसा अवसर उस दिन हाथ आ गया जब बादशाह बीरबल के साथ सुबह सुबह घोड़े पर सवारी करके हवाखोरी को निकले। काफी आगे निकल जाने के बाद अचानक बादशाह को एक ऊंट नजर आया जो अपनी गर्दन उठाए अपनी राह चला जा रहा था। बादशाह ने मजाक में बीरबल से पूछा लिया, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों? बीरबल ने झट कहा, जहां पनाह इसने भी कभी किसी को जागीर देने का वायदा किया होगा और अब नजरें बचाए गर्दन टेढ़ी किए घूम रहा है। बादशाह को अपने वायदे की बात याद आई। बीरबल के वायदा याद दिलाने के ढंग पर खुश हुए और उन्हें जागीर दे दी। खतरनाक नाटक कहानी। बीरबल की प्रसिद्धि देश में चारों ओर फैल चुकी थी। वह देश का सम्मानित व्यक्ति हो गया था। लोग उससे सुझाव लिया करते थे। किंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीरबल को पसंद नहीं करते थे। वे उसे बदनाम करने का पूरा प्रयत्न करते थे किंतु असफल रहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि बीरबल की हत्या के पश्चात ही बीरबल से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई। एक अभिनेता को बहुत सा धन दिया। उसे अकबर और मंत्रियों के सामने मंच पर नाटक खेलना था। नाटक का बहाना करते हुए बीरबल पर आक्रमण करके उसकी हत्या करनी थी। अभिनेता अकबर के पास गया और बोला, हे महाराज, मैं एक कुशल अभिनेता हूँ। मेरा अभिनय देखते समय लोग यह भूल जाते हैं कि यह नाटक चल रहा है। कृपया मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करें। अकबर नाटक की कहानी सुनना चाहते थे। अभिनेता ने समझाया, यह एक गरीब किसान की कहानी है। अकबर ने नाटक के मंचन की आज्ञा दे दी। बीरबल को अभिनेता के इरादे पर संदेह हुआ। उसे लगा कि अभिनेता उसकी हत्या करना चाहता है। इसलिए बीरबल ने अपने लिए 2 अंगरक्षक नियुक्त कर लिए। बीरबल को अभिनेता के इरादे पर संदेह हुआ। उसे लगा कि अभिनेता उसकी हत्या करना चाहता है। इसलिए बीरबल ने अपने लिए 2 अंगरक्षक नियुक्त कर लिए। जिस दिन नाटक का मंचन होना था, महल के आंगन में बहुत से लोग जमा हो गए। अभिनेता किसान की भूमिका निभा रहा था। वो जीवन की समस्याओं से उकता चुका था। उसके घर में न खाने को था न पीने को। उसके जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे। वह राजा के पास मदद मांगने आता है, लेकिन राजा के सिपाहियों ने उसे राजा से मिलने नहीं दिया। क्रोधित, निराश और उदास होकर वह अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू ले लेता है और गुस्से में बीरबल की ओर तानकर उसके पीछे जाता है। बीरबल के अंगरक्षक उसे बचा लेते हैं। अकबर बादशाह सब दर्शकों सहित अभिनेता से बड़ा प्रभावित होते हैं। अभिनेता को इनाम दिया जाता है। बीरबल को पता लग गया कि यह नाटक मात्र उसकी हत्या के लिए खेला गया था, जिसे केवल एक दुर्घटना समझा जाता। बीरबल उस अभिनेता के पास गया और बोला, तुम वास्तव में एक महान कलाकार हो। क्या तुम इस प्रकार की भूमिका हर नाटक में कर सकते हो जो बिल्कुल वास्तविक सी हो? अभिनय मेरा व्यवसाय है। मैं अपने जीवन को प्रत्येक भूमिका में रख सकता हूँ। अभिनेता ने जवाब दिया। बीरबल मुस्कराया और बोला, तब मेरे पास एक कहानी है जिसे कोई भी तुमसे बेहतर अभिनय में नहीं ढाल सकता। मैं चाहता हूं कि तुम उस नाटक का मंचन करो। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है।
अचानक उसकी पत्नी एक अज्ञात बीमारी से मर जाती है। उस औरत का पति इतना दुखी हो जाता है कि वह उसकी चिता में कूद पड़ता है और इस प्रकार वह अपनी पत्नी के प्रेम को दर्शाता है। अकबर को भी यह कहानी बहुत पसंद आई और कहा, इस प्रकार के नाटक हमें अवश्य करने चाहिए। हम ऐसी घटनाएं तो बहुत देख चुके हैं जिसमें पत्नी अपने पति की मृत शरीर की चिता पर कूद पड़ती है, किंतु हमारी इस कहानी में पति अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर कूद पड़ता है और अपने प्राणों की बलि दे देता है। बीरबल ने सुझाव दिया कि नाटक बाहर प्रस्तुत होना चाहिए। बाहर चिता बनाना आसान भी रहेगा, जिससे नाटक वास्तविक लगे। मृत्यु के पश्चात वह दिन आ गया जब नाटक आरंभ हुआ। अपनी पत्नी की मृत्यु पर अभिनेता रोने लगा। वह इतना रोया कि दर्शकों की आंखों में आंसू भर आए। उसकी पत्नी का मृत शरीर चिता में पड़ा था। अभिनेता ने चिता में आग लगाई। जब उसकी बारी चिता में कूदने की आई कि आग इतनी भयानक हो गई थी कि वह भयभीत हो गया। वो अभिनेता जो किसी भी दृश्य को वास्तविकता की तरह अभिनय करना चाहता था, अब बीरबल के पैरों गिर पड़ा और बोला, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं इस दृश्य में अभिनय नहीं कर सकता। जिन लोगों ने बीरबल की हत्या की योजना बनाई थी वह लज्जित हो गए। बीरबल के पास इतनी शक्ति थी कि वह उन्हें पहले भी पकड़ सकता था। इस प्रकार बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार अपनी समझबूझ और बुद्धिमानी से स्थिति को संभाला जा सकता है। बादशाह की अंगूठी। एक बार आगरा में भीषण गर्मी पड़ी। अधिकतर कुएं सूख गए। झीलें और बड़ी नदियां भी सूखने लगीं। अकबर और बीरबल दौरे पर गए। वे एक बड़े गहरे कुएं के पास पहुंचे। अकबर ने उसमें झांक कर देखा, वह सूखा हुआ था। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और उसे कुएं में फेंक दी। फिर वे बीरबल की ओर मुड़े और बीरबल से पूछा, क्या तुम कुएं में प्रवेश किए बिना अंगूठी को इसमें से निकाल सकते हो? अकबर बीरबल के सामने इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करके उसकी सूझबूझ की परीक्षा लिया करते थे। बीरबल ने जवाब दिया, निकल सकती है, किंतु कुछ समय लगेगा। अकबर बोले, जितना समय चाहो मिल जाएगा। बीरबल ने गाय का कुछ गोबर लिया और उसे कुएं में पड़ी अंगूठी पर डाल दिया। राजा ने बीरबल को ऐसा करते हुए नहीं देखा। गर्मी चली गई और वर्षा का मौसम आया। चारों ओर जल और हरियाली फैल गई। सूखे हुए तालाब और नदियां पानी से भर गए। एक शाम बीरबल ने अकबर से घूमने चलने का प्रस्ताव किया। वह बादशाह को उसी कुएं के पास ले गया जहां उन्होंने अंगूठी गिराई थी। यह पानी से ऊपर तक भरा था। गाय के गोबर का एक टुकड़ा पानी पर तैर रहा था। बीरबल ने उसे अपने हाथ में लिया और उसे तोड़कर उसमें से अंगूठी निकालकर राजा को दे दी। अरे महाराज, मैंने कुएं में प्रवेश के बिना ही आपकी अंगूठी निकाल दी, बीरबल बोल पड़ा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और वह अंगूठी बीरबल को उपहार के रूप में दे दी। आंखों के सामने चोरी, आंखों के सामने चोरी कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने दावा किया कि कोई भी उसकी आंखों के सामने चोरी नहीं कर सकता, किंतु बीरबल सहमत न हुआ और बोला, महाराज, कुछ लोग आपके सामने ही चोरी कर सकते हैं। आपकी नाक के ठीक नीचे ही एक दर्जी बिना अपने लिए कपड़ा बचाए कपड़े नहीं सी सकता। उसने यह बात सिद्ध करने के लिए शाही दर्जी को बुलाया और अकबर से कहा, महाराज, हम दर्जी को रानी के लिए ब्लाउज सीने की आज्ञा देते हैं और उस पर नजर रखते हैं। दामोदर नामक शाही दर्जी को रानी का ब्लाउज सीने के लिए बुलाया गया। बीरबल ने दर्जी को समझाया, हम तुम्हें फारस का मलमल का कपड़ा दे रहे हैं, तुम्हें रानी के लिए ब्लाउज सीना है। जब तक ब्लाउज नहीं सिल जाता तब तक तुम्हें महल से जाने की अनुमति नहीं है। कपड़े को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना है, यह कपड़ा बहुत मूल्यवान है। दर्जी को कमरे में ले जाया गया।
आवश्यकता के अनुसार उसने जो मांगा उसे दे दिया गया। उसकी प्रत्येक गतिविधि को देखने के लिए दरवाजे पर पहरेदार खड़े हो गए। दोपहर बाद दर्जी का बेटा उससे मिलने आया, किंतु उसे दर्जी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, पिताजी, माताजी तुम्हें भोजन के लिए बुला रही हैं। दामोदर ने उत्तर दिया, मैं व्यस्त हूँ, आज घर पर भोजन नहीं कर सकता। लड़के ने जोर देकर कहा, माताजी ने कहा है कि मैं उनके बिना न आऊं। उधर से पिता की आवाज आई, संभव नहीं है। किंतु लड़के ने अपनी बात पुनः दोहराई। इस पर दामोदर क्रोधित हो गया और उसने अपना जूता लड़के पर फेंक कर मारा। लड़का जूता लेकर रोता हुआ चला गया। शाम तक दामोदर ने सिलाई का कार्य पूरा कर लिया। सुरक्षाकर्मी उसको राजा के पास ले गए। अकबर ने दर्जी से ब्लाउज व बचे हुए छोटे छोटे कपड़े लिए। राजा ने उसको धन दे दिया। अकबर बीरबल से बोले, क्या हमने कुछ गलत कहा? दर्जी ने छोटे से छोटा टुकड़ा भी दे दिया। हमारे सामने से कोई चोरी नहीं कर सकता। आप प्रतीक्षा करें और देखें आगे क्या होता है, बीरबल बोला। कुछ दिनों बाद रानी की सेवा करने वाली दासी रानी से बोली, मैंने एक औरत को ऐसे ही कपड़े का ब्लाउज जैसा आपके ब्लाउज का है पहने देखा है। यह जानकर रानी को आश्चर्य हुआ। वह अकबर के पास गई और बोली, स्वामी, जब आपने मुझे यह ब्लाउज उपहार दिया था तब आपने कहा था कि इसकी अपनी एक पहचान है और यह फारस से केवल मेरे लिए मंगाया गया है। राजा ने जवाब दिया, यह सच है प्रिय। फिर मेरी दासी ने दूसरी औरत को ऐसा ही ब्लाउज पहने कैसे देख लिया? क्या यह मेरा अपमान नहीं है? दासी को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि क्या वह उस औरत को पहचानती है। दासी ने जवाब दिया, वह दामोदर की पत्नी है। अकबर ने सेवक को तुरंत दामोदर को लाने का आदेश दिया। जब वह आया राजा चीखा, चोर, तुमने उस मलमल के कपड़े का टुकड़ा चुराया। दर्जी राजा के पैरों में गिर गया और क्षमा की भीख मांगने लगा। अकबर ने पूछा, तुमने पहरेदार के वहां होने के बावजूद कपड़ा कैसे चुराया? कपड़ा दर्जी के द्वारा अपने बेटे पर फेंके गए जूते में था। मैं सच बोल रहा हूं न? श्रीमान, बीरबल दर्जी से पहले ही बोल पड़ा। दर्जी ने सहमति प्रकट की। दर्जी को दंड दिया गया और बीरबल को इनाम। तंबाकू का व्यंग कहानी। बीरबल को एक बहुत बुरा शौक था। वह तंबाकू चबाना पसंद किया करता था। अकबर बीरबल के इस शौक से प्रसन्न नहीं थे। वह बीरबल के इस प्रकार के किसी भी शौक को पसंद नहीं करते थे। एक दिन बादशाह अकबर व बीरबल तंबाकू के खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गधा उस खेत की ओर आया, किंतु कुछ सूंघकर तुरंत वापस हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, गधा भी तंबाकू पसंद नहीं करता। उसे देखकर वह भी नाक भौं सिकोड़ता है और पीछे हट जाता है। बीरबल समझ गया कि अकबर बीरबल को तंबाकू चबाने की आदत पर व्यंग कर रहा है। बीरबल ने अकबर के शब्दों को तोड़मरोड़ कर जवाब दिया, महाराज, गधा है तभी तंबाकू पसंद नहीं करता। बादशाह ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हारे शब्दों के हेरफेर की प्रशंसा करता हूं, परंतु तंबाकू चबाना न केवल बुरी आदत है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। प्रयत्न करो और इस बुरी आदत को छोड़ दो। अकबर ने आगे कहा, तुम शब्दों का हेरफेर करके सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल ने तंबाकू छोड़ने का वादा किया। होशियार बीरबल कहानी। अकबर को पता लगा कि उसके कुछ मंत्री बीरबल के शत्रु बन गए हैं। उन्होंने इस संबंध में कुछ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वह उन्हें कुछ काम देगा जिससे यह सिद्ध हो सके कि बीरबल उन सबसे ज्यादा समझदार है। बादशाह ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, शहर के बाहर एक काफिला ठहरा हुआ है।
मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब वहाँ जाकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर मुझे बताओ। आदेश पाकर सब दरबारी व मंत्री बादशाह का हुक्म बजाने निकल पड़े। जब सब दरबारी व मंत्री लौटकर आए तो बीरबल उनके साथ नहीं था। अकबर ने अन्य दरबारियों से पूछा, बताओ वहाँ कितने व्यापारी हैं? उनमें से एक ने उत्तर दिया, महाराज, लगभग 27। बादशाह ने अगला प्रश्न किया, वे किन किन वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं? महाराज, बहुत सी वस्तुओं का, दूसरे ने जवाब दिया। बादशाह ने कहा, मैं स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। उनमें से एक मंत्री ने जवाब दिया, 3 प्रकार की वस्तुएं हैं महाराजा। तीसरे मंत्री ने जवाब दिया, वहां बहुत से व्यापारी हैं, कुछ अनाज व्यापारी, कुछ कपड़ा व्यापारी, एक व्यापारी चमड़ा बेचता है और कुछ तेल व्यापारी हैं। बादशाह ने फिर प्रश्न किया, उनके पशुओं के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या उनके पास कोई घोड़ा या ऊंट है? उत्तर मिला, उनके पास घोड़े हैं, पर हमने ऊंट नहीं देखे। तभी बीरबल वापस लौट आया। अकबर उसकी ओर मुड़े और बोले, क्या तुमने काफिले के बारे में कुछ पता लगाया? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ महाराज। इतना कहकर बीरबल ने बादशाह को सूचना देनी प्रारंभ कर दी। कुल 22 व्यापारी हैं। 11 कपड़ा व्यापारी, 7 अनाज व्यापारी, जिनमें 4 आटा बेचते हैं, 3 तेल बेचते हैं और 1 का चमड़े का व्यापार है। उनके पास 5 ऊंट हैं, जिसमें 1 का आगे का पैर टूटा हुआ है। उनके पास 25 घोड़े भी हैं। 4 काले सफेद, 10 काले, 3 सफेद हैं तथा बाकी के 8 कत्थई और सफेद हैं। इतनी जानकारी देने के पश्चात बीरबल चुप हो गया। बादशाह अकबर ने पूछा, जानकारी पूरी हो चुकी या कुछ और भी बचा है? बीरबल बोला, महाराज, व्यापारियों ने आपके लिए संदेश भेजा है कि वे यहाँ 10 दिन ठहरेंगे, उसके पश्चात वे चले जाएंगे। अकबर बीरबल से बहुत प्रसन्न हुए। वे मंत्रियों की तरफ मुड़े और बोले, अब तुम जान गए होंगे कि मैं बीरबल पर इतना निर्भर क्यों रहता हूँ। इस प्रकार बीरबल स्वयं को एक बार फिर अन्य दरबारियों से श्रेष्ठ सिद्ध कर चुका था। अकबर की मूंछ, अकबर की मूंछ कहानी। एक बार अकबर ने दरबार में बड़ा अजीब प्रश्न किया, यदि कोई मेरी दाढ़ी खींचे तो मैं उसे क्या दंड दूं? प्रश्न सुनकर सब चौंक गए। इतना दुस्साहस कौन कर सकता है? सभी दरबारियों ने अलग अलग प्रकार के दंड देने को कहा। उसे हाथी के पैरों के नीचे कुचला जाना चाहिए, एक ने कहा। जो ऐसा दुस्साहस करे उसके हाथ काट देने चाहिए, दूसरे ने कहा। किसी अन्य ने कहा, उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अकबर बारी बारी से उनसे पूछते चले गए। सबसे अंत में उन्होंने बीरबल पर दृष्टि डाली, जो अब तक कुछ ना बोला था। बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, उसको प्रेम करते हुए उसको खाने को मिठाइयाँ देना। अकबर के सिवा सबको यह सुनकर धक्का लगा। अकबर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने जवाब दिया, आपके पोती पोतों के सिवा आपकी दाढ़ी खींचने की हिम्मत कौन कर सकता है? अकबर मुस्कुराए और सोचा कि बीरबल कितना बुद्धिमान है। उस शाम अकबर के पोती पोते उनकी गोद में खेल रहे थे। उन्होंने अपने दादा की दाढ़ी खींच ली, तब अकबर ने उन्हें प्यार से मिठाई दी। नमस्कार दोस्तों, YouTube की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे अकबर और बीरबल की मशहूर कहानियां सीख और मनोरंजन के साथ। लहरें गिनना, अकबर बीरबल की कहानी। लहरें गिनना, अकबर बीरबल स्टोरी। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल, जो पास ही बैठा था, यह सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगी।
कि वह प्रजा को काफी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका न मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहां भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहां कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था। लेकिन मुंशी जी ने वहां भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। अतः नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपए देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार कर टंगवा दिया, नावों को रोको मत, जाने दो, और वसूली करने लगे। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना ही पड़ा। सारा जग बेईमान, सब लोग एक जैसा सोचते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। सारा जग बेईमान, अकबर बीरबल स्टोरी। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें कितना बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, आपके राज्य में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है, नहीं वो आपसे ज्यादा प्यार करती है। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ, बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी 1-1 लोटा दूध डाल दे। कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उनमें हर आदमी दूध डाल जाए। हर आदमी ने यही सोचा कि जहां इतना दूध इकट्ठा होगा वहां उसके 1 लोटे पानी का क्या पता चलेगा। अत हर आदमी कड़ाहों में पानी डाल गया। सुबह जब अकबर ने उन कड़ाही को देखा जिनमें जनता से दूध डालने को कहा गया था तो दंग रह गए। उन कड़ाहों में तो केवल सफेद पानी था। अकबर को वस्तुस्थिति का पता चल गया। सब लोग एक जैसा सोचते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक-एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहां चलिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है।
बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, बीरबल बोला। आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से 1 लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है, यदि हर घर से 1 लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुन अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहेनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी गई कि आने वाली पूर्णमासी के दिन हर घर से 1 लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्करा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहां से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उसकी पीठ थपथ पाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। सबसे बड़ी चीज अकबर बीरबल की कहानी। सबसे बड़ी चीज अकबर बीरबल स्टोरी। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला दो प्याजा की शह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहांपना, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, उन्होंने सलाह करके कहा। ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं, बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं।
अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो, दूसरा बोला। सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताइए आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे। आठ तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। सबसे बड़ा मनहूस कौन? अकबर बीरबल की कहानी। सबसे बड़ा मनहूस कौन? अकबर बीरबल स्टोरी। एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं। सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हालचाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था।
सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है। उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। मूर्खों की फहरिस्त, अकबर बीरबल की कहानी। मूर्खों की फहरिस्त, अकबर बीरबल स्टोरी। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करे बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा।
बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। अकबर बीरबल की कहानियां। अकबर बीरबल के नाम से कितनी ही कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें कितनी सच्ची है और कितनी मनगढ़ंत कोई नहीं बता सकता, परंतु एक बात तो सत्य है कि इनसे जो प्रेरणा और शिक्षा मिलती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इनसे बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धि का हमें पता चलता है। इनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। जब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, इस समय लोगों के मन में क्या है? बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारियों में आपस में कुछ खुसर पुसर चल रही थी। तभी एक सभासद ने बादशाह अकबर से पूछा, हुजूर, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो केवल बीरबल बता सकता है, हम नहीं? सभासद की बात सुनकर बादशाह अकबर पहले थोड़ा शांत हो गए, फिर कुछ देर बाद कहा, अच्छा बताओ, इस समय दरबार में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा है? अकबर की बात सुन वह सभासद बोला, जहांपना, लोगों के मन में क्या है, यह तो सिवाय खुदा के और कोई नहीं बता सकता। अगर बीरबल बता दे तो हम जाने। बादशाह ने उसी समय बीरबल को बुलाने का हुक्म दिया। बड़े ही अदब से बीरबल दरबार में पेश हुआ। उसके सामने भी बादशाह ने यही प्रश्न दोहराया, बताओ, इस समय दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है? बीरबल ने फौरन दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, हुजूर, इस समय तो सबके मन में एक ही बात है कि यह दरबार सदा इसी तरह भरा रहे और बादशाह सलामत हमेशा स्वस्थ और जिंदा रहे। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर सभी दरबारियों ने बीरबल की बात को मान लिया, क्योंकि मना करने पर मौत किसको बुलानी थी। बेचारा सभासद बादशाह के सामने सिर झुकाए बैठा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बदले में उसे इनाम दिया। बीरबल और तानसेन का झगड़ा। बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्न बीरबल और तानसेन में एक बार किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। जब विवाद का कोई हल नहीं निकला तो दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह को अपने दोनों ही रत्न बहुत प्यारे थे, इसलिए वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने किसी और से फैसला कराने की राय दी। बीरबल ने पूछा, हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने की राय दी है तो कृपा करके ये भी बता दें कि हम किस महान व्यक्ति से अपना फैसला कराएं। तब महाराज ने महाराणा प्रताप का नाम सुझाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर की सलाह पर दोनों महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप सोच में पड़ गए। तभी तानसेन ने अपनी मधुर आवाज में रागिनी गानी शुरू कर दी, जिसे सुनकर महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। तब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो बीरबल से भी रहा न गया और बोले, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच बात बताने जा रहा हूँ। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो हमने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि अगर मेरा पक्ष सही होगा तो मैं 100 गाय दान करूंगा और मियां तानसेन का पक्ष सही हुआ तो वो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। ऐसा उन्होंने अपनी मन्नत में मांगा था। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। महाराणा एक हिंदू शासक थे, इसीलिए वो गोहत्या के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बीरबल की ये बात सुनकर वो चौंक गए और उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष में फैसला सुना दिया। जब ये बात बादशाह को पता चली तो वो बहुत हंसे। बादशाह अकबर कुछ मजाकिया इंसान थे।
उन्हें मजाक बेहद पसंद था। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों को हुक्म दे डाला कि आज से उन्हें पहरेदारी पर लगाया जाता है। यह सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी परेशानी का हल मांगने लगे। तब बीरबल ने उन्हें हिम्मत देते हुई एक तरकीब बताई और कहा कि वो सब लोग अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर बांधकर पहरा देते हुए चिल्ला चिल्लाकर कहें, अब तो आन पड़ी हैं। दूसरी तरफ बादशाह भी अपना भेष बदलकर गश्त पर निकल पड़े। गश्त लगते वक्त बादशाह की नजर अचानक सेठों पर पड़ी। उनका ये निराला रूप देखकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए और उनसे पूछा, ये सब हैं? तब सेठों का मुखिया बोला, जहां पनाह हम लोग पुश्तों से गुड़ और तेल बेचते आए, भला हमसे पहरेदारी कहाँ हो पाएगी। बादशाह अकबर समझ गए कि ये बीरबल की ही तरकीब है और अपना हुक्म वापस ले लिया। रोशन जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसलिए वह तीर्थयात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित कर रखी थी। जब उसके मन में तीर्थयात्रा पर जाने का ख्याल आया तो उसने उसमें से कुछ अशर्फियां निकल ली और बाकी बची हुई 1000 अशर्फियां एक थैली में भर ली और अपने मित्र दीनानाथ को देते हुए बोला, मित्र, यह मेरे जीवन भर की कमाई है, अब मैं तीर्थयात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर लेना। 1 साल तक ये अशर्फियां तुम्हारे पास मेरी एक अमानत हैं। अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं आकर वापस ले लूंगा। दीनानाथ ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये अमानत संभल कर रखूंगा। आप बिना चिंता किए आराम से तीर्थयात्रा पर चले जाइए। दीनानाथ की बात पर यकीन कर रोशन चला गया। इतना सारा धन देखकर दीनानाथ का मन बदल गया और उसने उन सारी अशर्फियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब रोशन तीर्थयात्रा से वापस आ गया और दीनानाथ के पास अपना धन लेने गया तो दीनानाथ ने धन देना तो दूर, रोशन को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। बेचारा गरीब रोशन अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोशन ने भी हार नहीं मानी और अपना धन दीनानाथ से लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए गुहार लगाई। अब दीनानाथ को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन दीनानाथ अभी भी रोशन को पहचानने से इनकार कर रहा था। रोशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना तो कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने ये मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा। बीरबल ने रोशन से पूछा, तुमने किसके सामने अपना धन दीनानाथ को दिया था? हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे मैंने धन दिया था और कोई गवाह नहीं था। इसका मतलब तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है। जाओ तो उस आम के पेड़ से कहो कि वो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उसकी मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर आना, तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। बेचारा रोशन बड़बड़ाता हुआ चला गया। पेड़ भी भला गवाही दे सकता है। दीनानाथ और बीरबल महल में ही रोशन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बीरबल बोला, अब तक तो रोशन आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा और उससे मिन्नतें कर रहा होगा। तभी दीनानाथ बोला, रोशन तो वृद्ध आदमी है, वो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता, अभी तो उसे काफी समय लग जाएगा क्योंकि वहां का रास्ता भी साफ नहीं है। बीरबल शांत होकर रोशन का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद रोशन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की लेकिन वो वही का वही खड़ा रहा। अब आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? बीरबल ने रोशन को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में गवाही देकर चला गया है। दीनानाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कब से यही बैठा हुआ हूँ।
बीरबल बोले, दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा था कि रोशन उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। अब तुम सीधे सीधे अशरफियों के बारे में बताते हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? बेचारे दीनानाथ ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। उसने रोशन से माफी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया। माली और मटका चोर। एक बार की बात है, बीरबल अपने गांव से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब चारों ओर देखा तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। बीरबल ने उसके पास जाकर देखा तो पता चला कि ये तो राजा अकबर के बगीचे में काम करने वाला माली है। बीरबल ने उससे उसके रोने का कारण पूछने पर पता चला कि शाही बगीचे में आम के पेड़ की जड़ के नीचे उनके जीवन भर की कमाई का मटका रखा हुआ था, जो कि अब वहां नहीं है। बीरबल ने उनकी बात सुनी और फिर कहा, आप चिंता न करें, आपका मटका आपको मिल जाएगा। इतना कहकर बीरबल वहां से चले गए और सोचने लगे कि आखिर मटका कौन निकाल सकता है, क्योंकि उस बगीचे में माली, जिसका मटका चोरी हुआ, राजा अकबर और बीरबल ही जा सकते हैं। इन तीनों के सिवाय उस बगीचे में और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बहुत सोचने पर बीरबल को याद आया कि जड़ी बूटी लेने के लिए कहीं शाही हकीम तो बगीचे में नहीं आए। इसका पता लगाने के लिए बीरबल ने अकबर से कहकर हकीम को महल में बुलवाने को कहा। हकीम को महल में आने का आदेश दे दिया गया। हकीम के महल में आने से पहले बीरबल ने महल में मौजूद मंत्रियों से पूछा कि कौन कौन हकीम जी से अपना इलाज करवा रहा है। तब एक मंत्री ने बताया कि उसको दस्त लग गए थे, जिसका इलाज हकीम जी कर रहे हैं। दस्त के लिए उन्होंने आम के पेड़ की जड़ से बनी दवाई दी है। हकीम जी महल में पहुंच जाते हैं तो बीरबल उनसे कहते हैं, हकीम जी, मुझे दस्त की परेशानी हो गई है, इसके लिए आपके पास कोई दवाई हो तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इतना सुनकर हाकिम जी बोले, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे कि आपके दस्त ठीक हो जाएंगे। मैंने ये दवाई मंत्री को भी दी थी, लेकिन ये दवाई कवेल शाही बगीचे में लगे आम के पेड़ की जड़ से ही बन सकती है। जैसे ही हकीम जी ने ये कहा, बीरबल तुरंत समझ गए कि मटका इन्होंने ही निकाला है। गोल्ड कॉइन पॉट। गोल्ड कॉइन पॉट। बीरबल ने कहा, अब आप सिक्कों से भरे मटके के बारे में खुद बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछें? हकीम ने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा ये मटका बहुत पहले का दबा हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुमने आज फिर अपनी बुद्धिमानी से मटका चोरी करने वाले को पकड़ लिया। मटका चोरी करने की वजह से अकबर ने हकीम से शाही पद छीनने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, इन्होंने तो सच बता दिया था, इसलिए इन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। जिस माली का मटका चोरी हुआ था उसे महल में बुलाया गया और उससे पूछा कि मटके में क्या था। माली ने बताया, 120 सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, ये आपकी गलती थी कि आपने मटके को जमीन में छुपाया, इसलिए आपके मटके में से 10 सिक्के हकीम जी की सच्चाई के लिए इन्हें दिए जाते हैं, ताकि आगे से कोई ऐसी गलती न करे। बीरबल का ये तर्क सुन राजा अकबर बहुत खुश हुए। घड़े में बुद्धि। एक बार श्रीलंका के राजा ने अपने दूत को राजा अकबर के दरबार में भेजा और उससे कहा कि वह राजा अकबर से कहे कि हमें एक घड़े में बुद्धि भरकर भेज दें। दूत ने अपने राजा के कहे अनुसार अकबर से कहा, महाराज, आपके महल में बहुत से बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धिमता के लिए विख्यात हैं, इसलिए हमारे महाराज ने आपके महल से एक घड़े में बुद्धि मांगी है। दूत की ये बात सुन महल में बैठे सभी मंत्री और राजा दूत को आश्चर्य से देखने लगे और पूरे दरबारी और मंत्री एक दूसरे से बातें करने लगे कि ये कैसा निवेदन है। इतने में राजा अकबर ने दूत से कहा, क्या श्रीलंका के राजा हमें पागल बनाना चाहते हैं?
ऐसा कैसे हो सकते हैं? घड़े में बुद्धि कैसे जा सकती है? श्रीलंका का दूत। श्रीलंका का दूत। राजा अकबर की बात सुनकर बीरबल बोले, महाराज, हम घड़े में बुद्धि भेज देंगे मगर उसमें कुछ समय लगेगा। दूत ने कहा, ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन बुद्धि घड़े में ही देनी पड़ेगी। बीरबल ने घर जाकर अपने सेवक से छोटे मुहर वाले घड़े लाने को कहा। सेवक 1 दर्जन घड़े लेकर आ गया। फिर उन्हें ऐसे खेत में ले जाया गया जहां पर कद्दू लगे थे। बीरबल भी उस खेत में पहुंच गए और छोटे छोटे कद्दू ढूंढकर उन्हें घड़े के अंदर डाल दिया और खेत के किसान को आदेश दिया कि इन घड़ों को जब तक न छेड़ा जाए जब तक कि वो खुद आदेश ना दे दें। कुछ दिनों बाद बीरबल से बुद्धि के घड़े के बारे में पूछा गया तो बीरबल ने कहा, महाराज, अभी घड़ों में बुद्धि भरने में कुछ सप्ताह का समय और लगेगा, जब तक घड़े में बुद्धि अच्छी तरह भर जाएगी। कुछ सप्ताह बाद बीरबल घड़े की जांच करने गए तो उन्होंने देखा कि कद्दू अब बिल्कुल घड़े के आकार के हो चुके हैं। तो बीरबल ने अपने सेवक से सावधानी पूर्वक उन घड़ों को पौधों से अलग करने के लिए कहा और उन्हें दरबार में पहुंचाने का आदेश दिया। अकबर का दरबार। बीरबल के कहने पर श्रीलंका के दूत को दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने उसमें से एक घड़ा उठाकर दूत को दे दिया। घड़ा कपड़े से ढका हुआ था। घड़ा देते वक्त बीरबल ने दूत से कहा, अपने महाराज से कहना कि बुद्धि निकालकर हमारा घड़ा हमें ऐसे ही लौटा दिया जाए और वो कहीं से टूटे फूटे ना, नहीं तो बुद्धि का फल लाभकारी नहीं होगा। यह बात सुनकर दूत ने बड़ी जल्दी घड़े के अंदर देखा और पीछे हट गया। बीरबल ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, अपने महाराज से ये भी कहना कि हमारे पास ऐसे और भी घड़े हैं, अगर उन्हें जरूरत हो तो शीघ्र ही मंगा लें, नहीं तो क्या पता कोई जरूरतमंद उन्हें मंगा लें। दूत ने सोचा कि उसके महाराज को इन्हें ऐसी चुनौती नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि बीरबल ने उन्हें अपनी बुद्धि द्वारा पराजित कर दिया था। यह सोचते हुए दूत ने चुपचाप घड़ा उठाया और वहां से चला गया। दूत के जाने के बाद राजा अकबर ने भी बुद्धि के घड़े को देखने की इच्छा जताई तो बीरबल ने उन्हें वो घड़ा दिखाया। घड़ा देखते ही राजा हंस पड़े क्योंकि उसके अंदर कद्दू था। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने श्रीलंका के राजा को सच में ऐसी बुद्धि भेजी है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। झूठा कौन? तेलिया कसाई। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे राजकाज की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक दरबान ने आकर बताया, महाराज, महल के बाहर 2 व्यक्ति एक थैली के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। बादशाह ने दोनों को अंदर बुलवाया और उनकी समस्या के बारे में पूछा। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरा नाम काशी है और मैं तेल बेचता हूँ। एक दिन यह व्यक्ति मेरी दुकान पर तेल लेने के लिए आया था और तभी मौका पाकर अशर्फियों से भरी मेरी थैली भी अपने साथ ले गया। जब मैंने इससे उस थैली के बारे में पूछा तो यह उस थैली को अपनी थैली बताने लगा। अब तो हुजूर आप ही न्याय करें। बादशाह अकबर ने कसाई से पूछा, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? जहां पनाह, मैं रमजान कसाई हूँ। जब यह आज मेरी दुकान पर आया तब मैं आज के बिके हुए मांस से आई अशर्फियों को गिन रहा था कि इसने मेरे हाथ से थैली छीन ली और अब उसे अपनी बता रहा है। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, आप मेरी अशर्फियों की थैली मुझे वापस दिलवा दीजिए। दोनों का पक्ष सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए कि आखिर सही कौन है, किसके हक में फैसला सुनाए। तब उन्होंने बीरबल से सच पता लगाने के लिए कहा और उन दोनों को बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी लाने को कहा और थैली में से कुछ अशर्फियां निकाली। जब सेवक पानी ले आया तो बीरबल ने वो अशर्फियां उस पानी में डाल दी और फिर बादशाह से कहा, हुजूर, ये अशर्फियां तो कसाई की हैं क्योंकि इन्हें पानी में डालने पर तेल का कोई भी कण नहीं दिख रहा। अगर ये अशर्फियां तेली की होती तो इन पर थोड़ा बहुत तेल जरूर लगा होता।
बीरबल की बात से बादशाह अकबर भी पूरी तरह सहमत हो गए। दोनों को फिर से दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने तेली से कहा, तुमने झूठ बोला है। यह थैली तुम्हारी नहीं, रमजान कसाई की है। लेकिन तेली अभी भी उस थैली को अपनी बता रहा था। जब वह अपनी बात पर अड़ा रहा तो बीरबल ने उसे वह कटोरा दिखाया और कहा, अगर यह अशर्फियों से भरी थैली तुम्हारी होती तो इन पर तेल जरूर लगा होता। बीरबल की बात सुनकर काशी नाम का तेली चुप खड़ा हो गया। बादशाह ने तेली को झूठ बोलने के जुर्म में कारगर में डलवा दिया और कसाई को उसकी थैली लौटा दी।